जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि तारे क्या होते हैं और इनके बनने की प्रक्रिया क्या होती है। इसकी पिछली वीडियो में हमने निहारिका को विधिवत रूप से समझा और ये समझा कि तारे कैसे बनते हैं। जब आप लोग तारों को देखते हैं तो आपके दिमाग में कभी न कभी ये तो ज़रूर सवाल आता होगा कि तारे के जलने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो तारे हैं पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। अगर हम लाइट की स्पीड से भी इन तक पहुंचने की कोशिश करें तो वहां तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि तारे इतनी दूरी होने पर भी हमें इतने चमकीले चमकदार क्यों दिखाई देते हैं। आखिर इनके चमकने के पीछे क्या राज हो सकता है। तो यही सब कुछ जानेंगे हम आज की इस अपनी न्यू वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है एसएच अंकित। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसएच अंकित में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तारों में मौजूद हाइड्रोजन गैस लगातार हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तारे जलते कैसे हैं। तारे के अंदर हाइड्रोजन गैस बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद होती है। ये हाइड्रोजन गैस के कण आपस में मिलकर हीलियम के कण बना लेते हैं। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं या जिन लोगों को साइंस की समझ है वो आसानी से समझ सकते हैं जब दो परमाणुओं का नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि सीधी सीधी बात ये समझें, जब दो कण आपस में मिलते हैं तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी हमें चमक के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि सूरज से निकलने वाली गर्मी, इसमें हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है और उस संलयन के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होती है वही ये गर्मी है। तारों में मौजूद हाइड्रोजन गैस लगातार हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण तारे में अंदर से बाहर की तरफ एक बल कार्य करने लगता है। अब चूंकि तारे का वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि तारे पर बाहर से अंदर की तरफ बल लगाता है। इस तरह तारा दो बलों के कारण जलते समय तारा स्थिर अवस्था में रहता है। इसमें दो बल कार्य करते हैं। एक तो बल अंदर की तरफ कार्य करता है और दूसरा बल इसके भारी भरकम वजन और इसके आकार के कारण दूसरा बल बाहर की तरफ लगता है, जो कि तारे को साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तारे में दो बल बराबर कार्य करते रहते हैं, जिससे उसका आकार हमेशा लगभग एक जैसा ही बना रहता है। इस अवस्था को तारे की साम्य अवस्था कहा जाता है। साम्य अवस्था में तारा अपनी पूरी पावर के साथ काम करता है और अपने चारों ओर के अंतरिक्ष में प्रकाश फैलाता रहता है। ये प्रकाश वही नाभिकीय संलयन से रिलीज हुई एनर्जी होती है। तारा अपने जीवन के ज़्यादातर समय में इसी अवस्था में रहता है। हमारा सूरज आज भी इसी अवस्था में है, जिसको हम रोज़ देखते हैं और इसी से एनर्जी ग्रहण करते हैं और इसी की लाइट पृथ्वी तक आती है, जो हमको दूसरी चीज़ें देखने में सहायता करती है। जब हम अपने घरों में आसमान के नीचे खुली हवा में सोने जाते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि आसमान में तारों का एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में वहाँ यह भी सवाल आता है कि ये तारे हमें झिलमिलाते या टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। उस समय हम सोचते तो बहुत थे, लेकिन हमें इसका जवाब नहीं पता था। अगर जो कोई हमें इसका जवाब बता भी देता था तो हमको समझ में नहीं आता था। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में, जिससे कि साइंस की कम समझ रखने वाले लोगों को भी आसानी से समझ में आए। रात में धरती से निहारने पर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ वायुमंडल उपस्थित होता है, जिसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग घनत्व की हवा मौजूद होती है। हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, हवा का घनत्व भी बढ़ता जाता है। जैसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि समुद्र में जब हम ऊपर तैरते हैं तो पानी का दबाव हम पे कम होता है। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर हवा में घनत्व परिवर्तन दिखाई देता है और नीचे आने पर घनत्व बढ़ता रहता है। तारों का प्रकाश जब इनमें से होकर गुजरता है तो हवा की डेंसिटी में बार बार उतार चढ़ाव होने के कारण मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस तरह हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखाई देते हैं। सीधी सीधी बात ये समझें,
जब हम मैट्रिक में थे तब हमें अपवर्तन नाम का एक चैप्टर जरूर पढ़ाया गया होगा। उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ी ही भली भांति समझाया जाता है। उसमें अपवर्तन का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। अपवर्तन का कॉन्सेप्ट हम सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब यही होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। लेकिन तारों के केस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर हर एक कदम पर वायु का माध्यम परिवर्तित होता रहता है। ऊपर विरल होता है, ठीक उसके नीचे सघन होता है, फिर सघन वाला विरल बन जाता है, उसके नीचे वाला सघन बन जाता है। यही प्रक्रिया कई बार दोहराने पर अपवर्तन की घटना शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये तो था तारों के सर्वाइवल के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि आखिर तारों की मौत कैसे होती है। हमने बताया था तारों का जन्म होता है, तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि इनकी मृत्यु भी होती होगी। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर तारे का समापन कैसे होता है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि निहारिका से तारा बन जाता है और तारे में आग पकड़ने के कारण तारा हमें चमकीला दिखाई देता है। अब समझते हैं कि लाल दानो अवस्था क्या होती है। जब तारे के केंद्र में मौजूद सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो फिर तारा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। आपको ये पता होगा कि तारे में हाइड्रोजन मात्र के अलावा और कुछ भी ईंधन नहीं होता है। हाइड्रोजन का ही हीलियम में संलयन होने के कारण हमें तारा चमकीला दिखाई देता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है हमारा तारा सिकुड़ना शुरू कर देता है, यानी छोटा होने लगता है। तारे के सिकुड़ने से उसके अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तापमान में हुई इस वृद्धि के कारण तारे में बची खुची हाइड्रोजन जलने लगती है और तारा एक बार फिर जगमगाने लगता है। अब क्योंकि तारा जलता रहता है इस कारण वह फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें जो अंदर और बाहर की तरफ बल कार्य कर रहे थे ये बल वीक हो जाते हैं। या तो अंदर का बल कार्य करना बंद कर देता है या बाहर का बल कार्य करना बंद कर देता है। तारे के बहुत ज़्यादा फैलने के कारण उसकी आउटर सरफेस ठंडी होने लगती है। आउटर सरफेस मतलब जो बाहरी लेयर होती है, बाहरी परत होती है, उसमें ठंडक आना शुरू हो जाती है। ठंडा होने के साथ ही साथ अब तारा जमने भी लगता है और इसी तरह यह लाल रंग का एक बड़ा तारा बन जाता है जिसे हम लाल दानो कहते हैं। यह नाम इसके साइज कलर के आधार पर दिया गया है। लाल दानो स्टेज में जाने के कुछ समय बाद तक तारा लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। तारे के लगातार फैलते और सिकुड़ते रहने की इस अवस्था को पल्सर कहा जाता है। पल्सर एक तारे की स्टेज होती है, ये एक अवस्था होती है। आप लोग पल्सर का अर्थ किसी दूसरी चीज़ से ना लगा लेना। पल्सर अवस्था तक तो सभी तरह के तारे पहुंचते हैं, चाहे वो हल्के हों या भारी हों, एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन इसके बाद अलग अलग मास के तारे अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं, यानी अलग अलग द्रव्यमान वाले तारों की एंडिंग अलग अलग तरह से होती है। विभिन्न तारों के मृत्यु को ठीक से समझने के लिए पहले हम चंद्रशेखर लिमिट को समझना होगा। तो समझते हैं क्या है ये चंद्रशेखर लिमिट। तो ये जानते हैं चंद्रशेखर सीमा, जिसे हम चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि जिन तारों का वजन हमारे सूरज के वजन से 1.44 गुने के बराबर या उससे कम होता है तो वे तारे मरने के बाद श्वेत वामन बन जाते हैं। यानी कि सीधी बात यहाँ पर ये समझें कि वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने हमें ये बताया था कि जिन तारों का वजन सूर्य के वजन के 1.44 गुने के बराबर या इससे कम होगा तो वे तारे मरने के बाद श्वेत वामन यानी कि व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाते हैं। और जिन तारों का वजन हमारे सूरज के वजन के 1.44 गुने से अधिक होता है वे अपनी जीवन यात्रा न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल के रूप में करते हैं। अगर जो तारे का वजन सूरज के 1.44 गुने यानी जो चंद्रशेखर लिमिट है उससे अधिक होगा तो तारे 2 स्टेज में समाप्त होते हैं। दोस्तों, जिस तरह माना जाता है कि इंसान के मरने के बाद क्या तो भूत बनता है या फिर देवता, ठीक इसी तरह तारों में भी होता है। कोई तारा मरने के बाद क्या बनेगा यह चंद्रशेखर लिमिट हमें बताती है, लेकिन ये लिमिट हमें तारों की मौत से
रिलेवेंट सारी जानकारी नहीं देती है। तो चलिए जानते हैं कि अलग अलग मास के तारे किस तरह मरते हैं। सूर्य के 1.44 गुने से कम द्रव्यमान वाले तारों की मौत। इस तरह के तारे पल्सर स्टेट में बार बार सिकुड़ने और फैलने के कारण अपनी आउटर लेयर अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं। बाहरी परत को त्याग देने से अब इनमें सिर्फ एक घना केंद्र ही शेष बचता है। सफ़ेद रंग का यह क्रोड हजारों साल तक अंतरिक्ष में बहुत ही धीरे धीरे चमकता रहता है, जिसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। हजारों साल तक मंद मंद चमकते रहने के बाद यह तारा दूर अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। इस खोए हुए तारे को लाल वामन तारा नाम दिया जाता है। इस तरह के तारे को ढूंढ पाना काफी सिर खपाने का काम माना जाता है। इस तरह से हमने समझा कम द्रव्यमान वाले तारे के जीवन का अंत कैसे हो जाता है। इसी के साथ ये भी समझते चले कि व्हाइट डॉर्फ स्टार काफी घने होते हैं। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सूरज के बराबर साइज वाले एक व्हाइट डॉर्फ स्टार का मास, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे सूरज के बराबर साइज वाले एक सफ़ेद वामन तारे का मास हमारे सूरज के मास से 2 लाख गुने तक अधिक हो सकता है। ऐसा सफ़ेद वामन तारा जो हमारे सूरज के साइज के बराबर हो तो उसका वजन सूरज के वजन से 2 लाख गुना अधिक तक हो सकता है। ये तो था कम औसत द्रव्यमान वाले तारों की मौत का प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बेहद ज़्यादा भारी तारों की मृत्यु के बेहद इंटरेस्टिंग प्रक्रिया। सूरज से 1.44 गुने से ज़्यादा भारी तत्वों की मौत की प्रक्रिया कैसी होती है। भारी तारों की मृत्यु हल्के तारों की मृत्यु से काफ़ी हटके होती है। हल्के तारों के समान ये तारे व्हाइट डॉर्फ स्टार नहीं बनते, बल्कि इनमें 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। सुविधा के लिए हम इन तारों को 2 वर्गों में बांट लेते हैं, कम भारी तारे और बहुत ज़्यादा भारी तारे। अब एक एक करके जानते हैं कि इन दोनों तरह के तारों की मौत किस प्रकार होती है। कम भारी तारों में पल्सर स्टेट के बाद एक बड़ा धमाका होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस विस्फोट के बाद तारे के अंदर मौजूद भारी तत्व लोहा अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर भी जितना भारी तत्व मिलता है, ये किसी सुपरनोवा विस्फोट के परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी पर आया है। इस धमाके के बाद भी तारे में कुछ मास बचा रह जाता है, जो अपनी ही ग्रेविटी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और घना होता जाता है। बहुत घना हो जाने के बाद तारा और ज़्यादा घना नहीं हो सकता। इस अत्यधिक घने तारे को ही न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात याद रखने वाली है कि न्यूट्रॉन तारा बेहद घने होते हैं। इतने घने होते हैं कि पृथ्वी के बराबर वजन वाले एक न्यूट्रॉन तारे को हम आसानी से चम्मच में रख सकते हैं। यहाँ पर ये बात समझें सीधी सीधी कि एक पृथ्वी के वजन जितना न्यूट्रॉन तारा एक चम्मच में रखी मिट्टी के बराबर होगा। यहाँ पर साइज की बात की जा रही है कि चम्मच में जितनी मिट्टी आती है, इतना ही बड़ा न्यूट्रॉन तारा पूरे पृथ्वी के वजन के बराबर हो सकता है। इस तरह कम भारी तारे अपनी जीवन यात्रा न्यूट्रॉन तारों में तब्दील होकर समाप्त कर देते हैं। बहुत ज़्यादा भारी तारे सूरज के मुकाबले से 1.44 गुने से बहुत अधिक वजन वाले सितारों में पल्सर स्टेट के बाद एक बड़ा धमाका होता है, जिसे हम हाइपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। यहाँ पर हाइपरनोवा शब्द आते ही आप लोग समझ गए होंगे कि हाइपरनोवा विस्फोट सुपरनोवा विस्फोट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे तारे के चीथड़े अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल जाते हैं। हाइपरनोवा के बाद तारे में बचा हुआ पदार्थ अपनी ही ग्रेविटी से सिकुड़ना शुरू कर देता है और इन्फिनाइट यानी अनंत समय तक सिकुड़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप कृष्णविवर यानी ब्लैक होल का जन्म होता है। यानी कि सीधी सीधी बात ये समझें, जब भी कोई तारा सूर्य के 1.44 गुने से बहुत ज़्यादा अधिक होगा तो उसका हाइपरनोवा विस्फोट होने के बाद ब्लैक होल बनता है, जो अपने आसपास के पदार्थों को खाकर खुद की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाते रहता है। कुछ ब्लैक होल्स तो इतने अधिक घने होते हैं कि स्वयं से प्रकाश को भी गुजरने नहीं देते। इसकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि यहाँ लाइट जाने पर कभी वापस नहीं आती। शायद इसीलिए आज तक ब्लैक होल को देखा नहीं जा सका है। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा भार वाले तारे भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये था सितारों की जिंदगी का चक्र। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको कुछ परेशानी आई हो, इसीलिए हम इस वीडियो की समरी को यहाँ पर देते हैं। सितारों का जन्म ब्रह्मांड में खाली पड़ी जगह में उपस्थित हाइड्रोजन एवं धूल कणों के पास में टकराने से होता है। धूल के कण व हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक अविकसित तारा बनाते हैं जिसे प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार बनने के बाद तारा विकसित होकर एक स्टार बन जाता है और करोड़ों सालों तक चमकता रहता है। सालों तक चमकने के बाद जब तारे में मौजूद सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है तो तारा चमकना कम कर देता है। इसके बाद वह फैलने लगता है और अपने आसपास के सभी पिंडों को निगल लेता है। इस अवस्था को रेड जाइंट स्टेट या लाल दानव अवस्था कहते हैं। इसके बाद तारा लगातार सिकुड़ता फैलता रहता है जिसके फलस्वरूप पल्सर स्टेट बनती है। अब पल्सर स्टेट के बाद चंद्रशेखर लिमिट से कम मास वाले तारे व्हाइट डॉर्फ और रेड डॉर्फ में बदल जाते हैं, ब्रह्मांड में हमेशा के लिए खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर लिमिट से थोड़ा अधिक मास वाले तारे सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन तारे में बदल जाते हैं, जबकि चंद्रशेखर लिमिट से बहुत अधिक मास वाले तारे हाइपरनोवा के बाद ब्लैक होल में बनकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो ये थी तारों की कहानी। मैंने आपको तारों के जन्म से लेकर तारों के अंत तक की पूरी कहानी समझाई है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना।